अस्सलामुअलैकुम। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जो चैप्टर भैया हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर आप जेनेटिक्स की बात करते हो, अगर आप इनहेरिटेंस की बात करते हो, या इवन आप किसी जेनेटिक रिलेटेड टॉपिक की बात करते हो ना, तो वहां पे यू शुड नो अबाउट व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, और इस क्रोमोसोम और डीएनए से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर या जीन की बात करते हो, जीन कहाँ होता है? ऑब्वियसली क्रोमोसोम पे। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो तो ऑब्वियसली डीएनए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर, क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर, हम क्रोमोसोम के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, डीएनए के बारे में पढ़ रहे होंगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज जीन एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आप प्रोटीन बनाना और सारी चीजें देख रहे होते हो। उसके अलावा म्यूटेशन, जो एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर स्टार्ट होता है और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली शुरू के अंदर आपको क्रोमोसोम और इससे रिलेटेड कुछ बातें बताई जा रही है। तो आपसे कह रहा है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, दैट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। आपको पता है ये सेल है, इस सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, ये सेल कौन सी कंडीशन पे? नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। ये सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा। तो इस वक्त इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये हुआ है क्वाइल्ड। और इस वक्त ये जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर आप इसको आमतौर पे सेल के स्ट्रक्चर को आप देखने के लिए क्या करते हो? स्टेनिंग करते हो, स्टेन डालते हो, डाई डालते हो। तो अगर आपने इसको प्रोमिनेंट बनाना है, ठीक है, when it is placed in the dye, this material become darkly stained to make it prominent। अगर आपने इसको prominent बनाना है तो क्या डालनी पड़ेगी? डाई। आपने दो डाई के नाम सुने होंगे, हिमटॉक्सिलिन एंड यूजिन। आमतौर पे आप सेल को स्टेन करने के लिए ये डाई इस्तेमाल कर रहे हो। तो अच्छा, अब आपसे आगे कह रहा है, this chromatin material during cell division condenses to form a specific type of thread called chromosome। अब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा दिख रहा है? इस तरह का, क्वाइल्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज के अंदर एंटर करता है, तो ये जो क्वाइल्ड नेटवर्क है ना, ये आपको क्वाइल्ड नजर नहीं आता, बल्कि अब ये क्वाइल्ड नेटवर्क कंडेंस होता है। और कंडेंस होके क्या बनाता है? थ्रेड बनाता है, जिसे आप क्रोमोसोम का नाम देते हो। सही है। सी, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, ये थ्रेड्स बने एंड दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिविजन। सिंपल। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेंडेलियन इमेजिनरी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच आर कॉल्ड फैक्टर्स। अब याद करो जेनेटिक्स के बारे में। मेंडल कहता था कि जो इनहेरिटेंस है ना, वो फॉर एग्जाम्पल किसी भी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह है जिसे आप क्या कहते थे? फैक्टर। अल्टीमेटली उसे आपने बाद में जीन कहा था। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मेंडेलियन फैक्टर, वही जीन और डीएनए, साथ में हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या? आपसे कह रहा है कि 1980s के अंदर मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पेश किया था। लेकिन मसला ये था, अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम नो वन वाज देयर टू रिकॉग्नाइज हिज वैल्यूएबल वर्क। उस वक्त लोग उसके काम को मान नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था भाई इनहेरिटेंस हो कैसे रही है। मेंडल ने तो फैक्टर्स की बात की थी ना, उनको तो पता ही नहीं था कि इनहेरिटेंस कैसे हो रही है। तो दे वर एक्चुअली अनअवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम। उनको क्रोमोसोम के बारे में पता ही नहीं था। 1900s के अंदर और 1890s के अंदर जो साइटोलॉजिस्ट थे, साइटोलॉजिस्ट कहते हैं वो साइंटिस्ट जो सेल पे काम करते हैं,
उन्होंने क्रोमोसोम पे भी काम किया और तकरीबन 1900 के अंदर मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया गया। 3 साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया, हुगो डी वैरीज, कार्ल कॉरन एंड एरिच वॉन टेजरमार्क। ठीक है, अब इन तीनों ने किया। with these other scientists like Walter Fleming, Wilder, Walter Sutton and T.H. Morgan, Theodore Bowen, ठीक है, इन्होंने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, नंबर और बिहेवियर पे काम किया। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं भाई, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर पे काम किया ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के दौरान जो भी ये स्ट्रक्चर होते हैं, बिहेवियर होते हैं और नंबर्स होते हैं इस पे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी की हिस्ट्री क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी की हिस्ट्री समझने के लिए पहले जरा कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि एक साइंटिस्ट थे, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। एम्ब्रियोलॉजिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस कर रहा होता है, उनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। 1882 के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बुनियाद रखी। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बुनियाद रखने वाले कौन है? वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, अब अच्छा भाई, आगे आपसे कह रहा है कि ही ऑब्जर्व्ड द डिवाइडिंग सेल ऑफ salamander larva where he found their thread like highly stained body and termed as colored body which is chromosome। अच्छा, अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये जो साइंटिस्ट है ना फ्लेमिंग साहब, इन्होंने सैलेमेंडर लार्वा, ठीक है, सैलेमेंडर एक ऑर्गेनिज्म है, उसके लार्वा को स्टडी किया था। और जब उसके लार्वा, अब लार्वा रैपिडली डिवाइड करता है ना, तो जब उनके सेल, उसके सेल को उसने स्टेन करने की कोशिश की तो उनको न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिले जो कि स्टेनिंग की वजह से कलर्ड हो गए थे। तो इसको उसने नाम दिया कलर्ड बॉडी। कलर को कहते हैं क्रोम, जोम कहते हैं बॉडी को, क्रोमोजोम, कलर्ड बॉडी। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं? द अदर टू साइंटिस्ट who made major contribution in this theory, they were Walter Sutton, an American graduate student of E.B. Wilson's at Columbia University, and Theodore, a German biologist. Both independently observed the behavior of chromosome distribution in sperm and egg during meiosis। अब ये जो दो साइंटिस्ट है ना, सटन और आपका थियोडोर बोवेन, इन दोनों ने मिल के बेसिकली इंडिपेंडेंटली और फिर बाद में जो है वो इस सारी चीज पे काम किया। इनका काम क्या था? इनका काम था स्पर्म और एग में जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर है ना, उसको पढ़ना। सो दे ऑब्जर्व दैट इन सोमैटिक सेल each chromosome are found in pair, but during meiosis the members of each pair segregate, so the sperm and egg receive only one form. There, Sutton observed that the cell of grasshopper and found that the segregation pattern of chromosome during meiosis matched the segregation pattern of Mendelian gene। अब ये इतनी लंबी जो बात है ना, ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं। एक है वो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर कॉल्ड जर्म सेल्स, और एक वो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। अब जब इन्होंने सोमैटिक सेल को देखा ना, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर 4 क्रोमोसोम, तो जब इसने सोमैटिक सेल को देखा तो सोमैटिक सेल के अंदर इसे नजर आया कि 4 क्रोमोसोम पेयर्ड की फॉर्म में अरेंज है। कितने पेयर के अंदर? 2 पेयर के अंदर। अब जाहिर सी बात है, मियोसिस के जर्म सेल के अंदर होती है मियोसिस। मियोसिस के नतीजे में बने 4 गैमीट, बने 4 गैमीट, और
हर गैमीट के अंदर, हर गैमीट के अंदर ये जो पेयर था ना, जिस पेयर को आप क्या कह रहे हो, होमोलोगस पेयर, इस होमोलोगस पेयर का एक मेंबर चला गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेंडल बात करता था सेग्रीगेशन की, ठीक है, मेंडल सेग्रीगेशन की बात करता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह गया। सो in 1902 he published his finding in a paper with the title The Chromosome in Heredity. अब जो सटन साहब थे, इन्होंने इस पूरी कहानी को अपनी अपने एक पेपर जिसका नाम था द क्रोमोसोम इन हेरिडिटी के अंदर लिख दिया। ठीक है, बोवेन साहब को भी कुछ सेम फाइंडिंग्स मिली और इन्होंने ये देखा कि क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस्ड इन हाफ as egg cell mature and concluded that sperm and egg nucleus have one set of chromosome rather than as found in all body cells. कहना क्या चाह रहा है, अगेन कहना यह चाह रहा है कि मेरी बॉडी के तमाम सेल्स में क्रोमोसोम है पेयर की फॉर्म में, लेकिन गैमीट के अंदर, ठीक है, अब बेसिकली 4 क्रोमोसोम है ना, देखो अब ये कितने क्रोमोसोम थे, 4, तो हर सेल के अंदर कितने चले गए, 2-2, हर सेल के अंदर कितने चले गए, 2-2 चले गए। अगर आप गौर करो तो ओरिजिनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 4, लेकिन गैमीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया आधा। बोवेन यही तो कह रहा है, बोवेन क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है सिंपली। तो सिंपल सी बात हो गई। अब आ जाओ अगली बात पर। ये जो जर्मन जेनेसिस्ट थे कार्ल कॉरेन, इन्होंने अगेन रीडिस्कवर्ड एंड इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड द मेंडेलियन वर्क, अगेन मेंडल के वर्क को वेरीफाई किया और इन्होंने अपना पहला पेपर लिखा 25 जनवरी 1900 में विद द टाइटल मेंडल लॉ कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ प्रोजेनी ऑफ रेडिकल हाइब्रिड। ये इनका पेपर का नाम था और इन्होंने बेसिकली जो बात की वो बात की किसकी, वेयर ही फर्स्ट टाइम डेवलप द रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स विद क्रोमोसोम। मेंडल के काम को बेसिकली जोड़ा क्रोमोसोम से। अच्छा, ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री की बात। अब आ जाओ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के स्टेटमेंट और एविडेंसेस पे। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहती क्या, द रिसर्च ऑफ मेनी बायोलॉजिस्ट व्हिच इज डिस्कस्ड अबव लेड टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, अब इन सारी कहानी से आपने क्या बनाया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्मुलेट किया। ये सबसे पहले फॉर्मुलेट की एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था सटन 1902 के अंदर। अब सबसे पहले इट स्टेट्स दैट द जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम। अब फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम पे क्या मौजूद है, इस क्रोमोसोम पे एक जगह है जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर है और इस जगह को क्या कह रहे हो, जीन कह रहे हो। अब आपसे कह रहा है विच इनहेरिट थ्रू क्रोमोसोम, अगेन जीन किसके जरिए जाएगा, क्रोमोसोम के जरिए, सिंपल सी बात है। सो क्रोमोसोम एक्ट एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी। द थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय फॉलोइंग एविडेंस बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिस्ट। अभी वही बात कर रहा है भाई, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर 2 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम पे जीन है, तो अगेन जब गैमीट बनेंगे इसके अंदर आधे क्रोमोसोम जाएंगे, इसके अंदर आधे क्रोमोसोम जाएंगे, सिंपल। और इसी क्रोमोसोम पे क्या होगा, जीन होगा ना। सो अब ये सारी कहानी जो है ना वो क्या कह रही है, कहानी ये कह रही है कि जीन को लेके कौन जा रहा है, क्रोमोसोम। अब ये एविडेंसेस कौन से, इसके इसके एविडेंसेस देखते हैं जरा, चलो इसके एविडेंसेस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, अब आगे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves the initial union of only two cells, that is egg and sperm. What is sexual reproduction? Sperm और ओवम का फ्यूज करना is sexual reproduction. अब अगर आपसे कह रहा है कि if Mendel model is correct, then these two gamete must make equal hereditary contribution. अब फॉर एग्जाम्पल मेंडल का काम अगर सही था तो कहा यह जा रहा है
कि भाई आधा जेनेटिक कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए, स्पर्म का, और आधा जेनेटिक कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए, ओवम का। यानी कि आधे आधे जीन्स कौन से लेकर आएगा, स्पर्म, आधे जीन कौन लेकर आएगा, ओवम, सिंपल। तो स्पर्म हाउ एवर कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म, आपके पास स्पर्म में साइटोप्लाज्म तो बहुत कम होता है, आपको पता है ना कि दिस इज हेड, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अगर आप प्रिसाइजली रफ सा स्ट्रक्चर बनाओ। तो क्रोमोसोम सॉरी स्पर्म में साइटोप्लाज्म तकरीबन होता ही नहीं है। तो असल जो जेनेटिक मटेरियल है ना, हेरिडिटरी मटेरियल है, वो स्पर्म में कहां होगा, न्यूक्लियस ऑफ द गैमीट। तो गैमीट के न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद है, द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, that chromosome segregate during meiosis in the manner similar to the Mendelian factor segregate according to the law of segregation। वही बात जो मैंने आपको बताई कि भाई सिंपली जो आपके पास सेग्रीगेशन होती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह आपके मेंडल ने बात की थी सेग्रीगेशन की। मेंडल ने सेग्रीगेशन की जिस तरह से बात की थी, सारी कहानी एग्जैक्टली उसी तरह हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने सेग्रीगेशन में क्या कहा था, अगर आपको याद हो, मेंडल ने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने बेसिकली क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि जो दो को एग्जिस्टिंग अलील होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए, ये दो अलील्स है ना, कंट्रास्टिंग अलील, को एग्जिस्टिंग अलील। तो गैमीट बनने के दौरान ये एक गैमीट के अंदर चला जाएगा, ये दूसरे गैमीट के अंदर चला जाएगा, सिंपल, यही कहा था। यानी कि गैमीट में दोनों में से एक अलील आएगा। यही कहानी बेसिकली कुछ यहां पे भी आ रही है, क्रोमोसोम की भी इनहेरिटेंस सेग्रीगेशन उसी तरह। यानी कि अगर क्रोमोसोम है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो, तो गैमीट के अंदर जाएगा एक एक, सिंपल, ये हो गई बात। अब आपसे कह रहा है कि गैमीट हैव वन कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैज टू कॉपीज। भाई एक सेल है, उस सेल के अंदर मेरी बॉडी में फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें नॉर्मली 4 क्रोमोसोम होते हैं, ये 4 क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में, होमोलोगस पेयर। अच्छा, अब जिस भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होंगे उसे आप कहोगे डिप्लॉइड है। ये क्या है, डिप्लॉइड है। अगर पेयर की फॉर्म में नहीं है, एक एक मौजूद है, अगेन हैप्लॉइड है, सिंपल। और ये गैमीट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगली बात, ड्यूरिंग मियोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ओरिएंट ऑन द मेटाफेस प्लेट independent of any other pair, thus independent assortment of chromosome are like factors of assorted trait as explained by the law of independent assortment। अब बेसिकली ये कहना क्या चाह रही है बात, अब ये बहुत सिंपल सी बातें कही जा रही हैं, इसको जरा जल्दी जल्दी समझते हैं। मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था वो क्या था, कि भाई एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह, लेट मी एक्सप्लेन, वेट, फॉर एग्जाम्पल सी, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये होमोलोगस पेयर ड्यूरिंग मियोसिस मेटाफेस प्लेट पे अरेंज होंगे, ठीक है। और होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा, सिंपल, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, सिंपल। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस तरह का जिस तरह का मेंडल ने बताया था ट्रेट के बारे में। अच्छा, अब देयर वाज वन प्रॉब्लम विद दिस थ्योरी एज मेनी इन्वेस्टिगेटर्स soon pointed out, if Mendelian traits are determined by factors located on the chromosome,
And if the independent assortment of the Mendelian trait reflect the independent assortment of these chromosomes in meiosis, why it why is it the number of factors that assort independently of one another in a given organism is often greater in number of chromosome pair that the organism possess? कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि अगर मेंडेलियन ट्रेट बिल्कुल मेंडेलियन ट्रेट की तरह ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही थी क्रोमोसोम की, तो why it is that the number of factors that assort independently of one another in a given organism is often greater in number of chromosome? फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, क्रोमोसोम तो कम है ना, सिंपल. सो दिस सीम्स अ फैटल ऑब्जेक्शन. ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन था. तो अब आगे कहानी क्या होती है? अब आगे कहानी ये होती है कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देते हैं मॉर्गन साहब, टीएच मॉर्गन. इनका नाम आपने बहुत सुना होगा इनहेरिटेंस के अंदर. अब थॉमस हंट मॉर्गन 1910 के अंदर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वाइल्ड टाइप रेड आई डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर फ्लाई. अगर आपको याद हो, ये वही एक्सपेरिमेंट है जो सेक्स लिंकेज के अंदर हमने पढ़ा था. इन्होंने क्रॉस करवाया था वाइल्ड टाइप रेड आई डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर को, और इन्होंने ये देखा था कि notice the white-eyed male mutant crossed this white-eyed male with true red-eye female. The F1 and F2 population followed the same Mendelian ratio, but the white-eyed female were crossed with. But when the white-eyed female was crossed with the red-eye male, the result were different. अब अगर आपको सेक्स लिंकेज वाली कहानी याद हो, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब आपने क्या करवाया था, जब आपने बेसिकली व्हाइट आई मेल को क्रॉस करवाया था विद रेड आई फीमेल, तो तमाम के तमाम F1 में क्या मिली थी? रेड आई. ठीक है, अब अगर आप इसे देखो तो इसकी कहानी क्या थी? देखो, इसकी कहानी बहुत सिंपल थी. अब वो क्रॉस क्या था जो लिंकेज वाला क्रॉस था? आओ जरा उसको देखते हैं. आपने क्या किया था? व्हाइट आई मेल को क्रॉस करवाया था विद रेड आई फीमेल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेड आई फीमेल. इसको आपने क्रॉस करवाया था विद वाइड आई मेल. ऐसे ही था. अब आपको पता है जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ये वाले और ये वाले. और ये दोनों यानी कि F1 जनरेशन है ना, रेड आई थी, रेड आई थी. अब जब आपने इनका F2 निकाला था, F2 कैसे निकाला था? इस आ, इस रेड इस रेड आई मेल को क्रॉस करवाया था विद सिंपली आपने इस तरीके से इस वाले के साथ. तो क्या मिला था? सेल्फ करवाया था ना, तो क्या मिला था आपको? ये वाली कहानी थी ना. ये देखो, अब जब आप इसका क्रॉस बनाओगे ना, तो इसके अंदर आपको चार तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एक्स आर एक्स आर, देन एक्स आर. ठीक है, मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ एक्स आर एक्स एक्स आर वाई एक्स आर. ठीक है, तो एक्स आर देन एक्स आर वाई, देन एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, देन एक्स स्मॉल आर वाई. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 3:1 के रेशियो में आपको रेड टू वाइट का रेशियो मिल रहा है. लेकिन अगर आप गौर करो तो ये वही रेशियो है जो मेंडल मेंडल वाला रेशियो था. तो यही आपसे बात कर रहा है. तो आपसे क्या कह रहा है कि
All the F1 progeny have red eye. When the member of F1 crossed with each other, he found that 18% of the white eye and remaining were red eye. Although the ratio of red eye to white eye in F2 is was greater than 3:1. Okay. वो जो रेशियो था वो 3:1 से ज्यादा का था. कौन सा रेशियो? ये तो हमने पहले वाले केस की बात कर ली ना, जब आपने क्या करवाया था, जब आपने बेसिकली जब आपने बेसिकली व्हाइट आई मेल को क्रॉस करवाया था विद द रेड आई फीमेल. दूसरी कहानी क्या कहती? जब आपने व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस करवाया था विद रेड आई मेल. चलो ये भी क्रॉस देख लेते हैं. आपने क्या किया? व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस करवाया विद रेड आई मेल. अब इसके अंदर कहानी क्या होगी? चलो पनेट स्क्वायर बनाते हैं. दिस इज एक्स स्मॉल आर एक्स. चलो इसको हम, चलो एक्स ही लिख लेते हैं. एक्स आर स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर वाई. एक्स स्मॉल कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर देन एक्स स्मॉल आर वाई देन एक्स स्मॉल आर वाई. अब अगर आप गौर करो तो दोनों फीमेल क्या आ गई? दोनों फीमेल आ गई रेड और दोनों मेल क्या आ गए? व्हाइट. अब जब आपने इसको क्रॉस करवाया F2 निकाली. F2 निकालते हैं, आ जाओ F2 निकालते हैं. अब मैं क्या करने वाला हूं F2 के अंदर? सिंपली F2 के अंदर मैं F2 के अंदर नॉर्मली जो है वो सिंपल सी कहानी करने वाला हूं. अच्छा, अब मैंने जब इसका F2 निकाला x चलो इसको क्रॉस करवाओ विद x कैपिटल आर x स्मॉल आर. अब कहानी क्या होगी? अब कहानी ये वाली आएगी. क्या ये वाली आएगी कहानी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो जरा. चलो x कैपिटल आर x स्मॉल आर x स्मॉल आर 1. x कैपिटल आर x स्मॉल आर x स्मॉल आर x स्मॉल आर x कैपिटल आर y x स्मॉल आर y. अब अगर आप गौर करो तो यहां पे रेशो क्या मिल रहा है? यहां पे रेशो अगर आप गौर करो, रेड वाइट वाइट रेड, 3:1 का रेशो नहीं. यही तो बात कर रहा है आपसे. द रेशो इज क्वाइट ग्रेटर दैन 3:1. So the result of crosswork clearly show that the segregation of eye color factors, but a strange and unpredicted result were also there in the F2. All red-eyed Drosophila were male. White-eye Drosophila were male. अब अगर आप किस वाली कहानी में जाओ, अगर आप ये वाली कहानी में आओ तो तमाम के तमाम व्हाइट आई वाले डॉर्सोफिला क्या थे? मेल थे. तमाम के तमाम व्हाइट आई वाले मेल थे. अब the above question left many questions. So the above result left many questions unaware. It was impossible to have white eye female, white eye and female. Do white eye female are unable to survive? To get the answer of the above question, T.H. Morgan original test cross between female of F1 generation and the original white eyed male. अब मॉर्गन ने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या करवाया? F1 जनरेशन की फीमेल को F1 जनरेशन की फीमेल को F1 जनरेशन की फीमेल को यानी कि ये रही ना F1 जनरेशन की फीमेल को X कैपिटल आर XR वाली को क्रॉस करवाया विद द ओरिजिनल व्हाइट आई मेल. ये रहा ओरिजिनल व्हाइट आई मेल. जब इससे क्रॉस करवाया तो इसको रेशियो क्या मिला?
इसको रेशो मिला, ही ऑब्टेन्ड बोथ रेड वाइट आई एंड रेड आई मेल। व्हाइट आई और रेड आई मेल मिले। ये देखो ये रेड आई मेल है, अगर आप गौर करो तो दिस इज रेड आई मेल, दिस इज व्हाइट आई मेल, दिस इज अगेन रेड आई फीमेल, दिस इज रेड आई सॉरी व्हाइट आई मेल फीमेल। तो यहां पे आपको जो रेशो मिला वो मिला 1:1:1:1 का रेशो। नाउ इट इज क्लियर दैट फीमेल कुड हैव व्हाइट आई, so only question were left behind that why there was no white eye female among the progeny of original cross। so जो एक वाहिद क्वेश्चन रह गया था वो ये था ओरिजिनल क्रॉस के अंदर ऐसा क्यों क्यों, क्यों नहीं हुआ। दिस इज द टेस्ट क्रॉस ना। टेस्ट क्रॉस के अंदर आप क्या करते हो, सिंपली हेटेरोजाइगोट को पेरेंट से क्रॉस करवाते हो। पेरेंट क्या था, पेरेंट ये था ना, यही तो क्रॉस करवाया। दिस इज टेस्ट क्रॉस, सिंपल। तो ये जो कहानी है ना, ये सारी थी अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिंपली डॉर्सोफिला को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली आपकी जो पूरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको डिस्कस किया गया। अब ये वही कहानी है जो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि देखो मेल के अंदर एक्स वाई, फीमेल के अंदर एक्स एक्स, ऑटोजोम सेम, सिंपल। तो ये डॉर्सोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं, 8 4 पेयर के अंदर अरेंज होते हैं, सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और जो इसके एविडेंसेस थे उसमें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्रोमोसोम और उससे सारी चीजों को रिलेट कर रहे होंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।